जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आपका वेलकम है आपके प्यारे से चैनल न्यू लाइट प्रयास, जो सिंह सर के सुपरविजन में सिर्फ एक ही पर्पज से बनाया गया था, पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। अब देखिए पहले क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक कोई कंडक्टर है, वो ओबे कर रहा है ओम्स लॉ को, और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा। और हमें ग्राफ दो पॉइंट के बीच में चाहिए, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का चाहिए और हमें एक चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो देखिए अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो यहां हम लोग बड़े प्यार से लिख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो ये भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सीधा सीधा मतलब क्या मिलना है हमें? स्ट्रेट लाइन। क्या मिलना है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। और सीधी बात है कि भैया कहीं ना कहीं ये पास करेगा कहां से? ओरिजिन से। तो ये आपका पहला सही हो गया। कौन सा हो गया? पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड डी इज गिवन एज। अब थोड़ा सा पहले देख लीजिए यहां पे, या मैं इस पार्ट पे चलाता हूं, यहां पे ध्यान से देखिए। देखिए आई इक्वल टू अगर मुझे लिखना हुआ तो मैं सीधे सीधे V बाई आर लिखूंगा, V बाई आर लिखूंगा। अब देखिए ये जो कैपेसिटर लगा है स्टेडी स्टेट में ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, यानी कोई करंट जाने से रही। तो यहां से हम लिख सकते हैं V की वैल्यू कितनी है? 12 है, अपॉन रेजिस्टेंस कितना है? 6 + 3 + 1 यानी 12/10। ये कितना आ गया? 1.2 एम्पियर। कितना आ गया? 1.2 एम्पियर। अब यहां पे अगर मैं पोटेंशियल ड्रॉप देखूं, क्या देखूं? पोटेंशियल ड्रॉप। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 1 ओम, 1 ओम के अक्रॉस सीधे सीधे लिख सकते हैं 1.2 × 1 यानी कितना? 1.2। अब बचा, अब बाकी जो बचेगा वो रिमेनिंग पोटेंशियल जो बचेगा, रिमेनिंग वोल्टेज जो मिलेगा, रिमेनिंग वोल्टेज आपका आ जाएगा 12 वोल्ट माइनस 1.2 यानी 10.8 वोल्ट आ गया। यहां तक बड़ा आसानी से लिख सकते हैं। अब बच्चे हम लोग सीधे सीधे बात करते हैं सी इक्विवेलेंट की। सी इक्विवेलेंट, अब भैया देखिए यहां पे दो कैपेसिटर हैं और दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन में किसके हैं? सीरीज में, और दो ही हैं, तो सीधा सीधा हम लोग लिख सकते हैं C1 × C2 अपान C1 + C2। यहां से आ जाएगा 1 × 2 अपान 1 + 2 यानी ये आ गया 2/3 माइक्रोफैराड। यहां तक हम लोग बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। अब टोटल चार्ज की बात मैं कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? टोटल चार्ज की। तो देखिए टोटल चार्ज यानी Q नेट लिखना हुआ, Q नेट लिखना हुआ। तो अब वोल्टेज देखिए यहां पे 1.2 हो चुका है, तो यहां के लिए फिर कितना है? 10.8 बाई 12 माइनस, पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं 1.2 यानी कितना? 10.8। कितना है? 10.8 है। तो भैया लिख दीजिए। अब टोटल कैपेसिटेंस 2/3 इंटू कितना आ रहा है आपका? 10.8 यानी ये कटेगा 36, ये आ जाएगा 7.2 माइक्रोकूलम। 7.2 माइक्रोकूलम। ये कितना आ गया? 7.2 माइक्रोकूलम। इसके बाद अगर मैं लिखना चाहूं तो यहां से मैं लिख सकता हूं अगला, ठीक है, कि वोल्टेज अक्रॉस 2 माइक्रोफैराड। वोल्टेज अक्रॉस में किसके दे रख रहा हूं? 2 माइक्रोफैराड के। किसके अक्रॉस? 2 माइक्रोफैराड के। तो भैया ये डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं Q/C। Q कितना है आपका? Q आपको दे रखा गया है, Q निकाले हो 7.2 बाई कैपेसिटेंस 2। ये भी कैपेसिटेंस चार्ज भी माइक्रोकूलम में है, ये भी माइक्रोफैराड में है, माइक्रो से माइक्रो कटा, ये आ गया आपका 3.6 वोल्ट। कितना आ गया? 3.6 वोल्ट। अब दो तरीके से है भैया, देखो अब हमारे चलने पे डिपेंड करेगा कि ये 3.6 और 7.2 अब किधर से आप चल रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। इसके बाद चलिए मैं बहुत सिंपल वे से कर रहा हूं ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। इसके बाद अगला देखते हैं। अब वोल्टेज अक्रॉस इसके निकाल चुके हैं। अब देखिए सिंस
एक बात पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्लेट है ए से लगी हुई, सिंस बॉटम प्लेट ऑफ 2 microfarad is connected with bottom of is connected with A is VA equal to 0 volt, देन V, अब देखिए यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे VC की, तो VC हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 3.6 वोल्ट। VC कितना आ रहा है? 3.6 वोल्ट। अब देखिए अगर यहाँ का अब हम लोगों ने पोटेंशियल निकाल लिया, अब सिर्फ D का निकालना बाकी है, D का निकालते ही आंसर आ जाएगा। तो VD भी लिखना हुआ तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, टोटल मिला कितना? 10.8 इंटू C, ठीक है, R1 से निकाल लेते हैं, तो ये R1 से हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3/9। टोटल 3 और 6 कितना है? 9, और इस पे कितना है? 3, तो ये एक्चुअली आ गया आपका 10.83, ये आ गया 10.8/3, यानी कितना आ गया? 3.6 वोल्ट। अगर 3.6 वोल्ट दोनों तरफ आ रहा है, यानी देखिए अगर मैं यहां से लिख सकता हूं कि VC, यहां से मैं लिख सकता हूं कि VC बराबर किसके आ गया? VD के, यानी भैया इनके बीच का जो डेल्टा V है वो क्या आ गया? 0, तो चौथा ऑप्शन आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है, हालांकि इसको करने के और भी मेथड थे जिससे हम लोग आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ध्यान से। इन द सर्किट R1 इक्वल टू 10 ओम, R2 इक्वल टू 20 ओम एंड R3 इक्वल टू 30 ओम। ABC का आपको दिया गया है, तो ABC की वैल्यू रख लीजिए ध्यान से। A की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूं तो A की वैल्यू अपनी 10 वोल्ट दी गई है। कितनी दी गई है? 10 वोल्ट। B की वैल्यू 6 वोल्ट दी गई है। यहां C की वैल्यू अगर हम देखें तो 5 वोल्ट दी गई है। अब भैया यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ लगा देते हैं, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, उसी फॉर्म को डायरेक्ट लिख लेते हैं। देखिए हम ये लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। अब यहां से हम भैया देखिए डेल्टा V बाई R1, अब देखिए सबका पोटेंशियल अलग अलग होगा, हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल मैं मान लेता हूँ V0 है, और ये सबसे कम है तो इसी की तरफ सारी चीजें जा रही है। तो यहां से मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं, लिख भी दे रहा हूं, 10 माइनस V0, 10 इधर कितना है? 10 माइनस V0 अपान उनके बीच का रेजिस्टेंस 10 है, प्लस अगला चलते हैं। सबसे लो हमने V0 को ही माना है, तो ये अगला क्या आ जाएगा? R2 की बात करेंगे, तो R2 कितना आ जाएगा? 6 माइनस V0 बाई 20 प्लस 5 माइनस V0 अपान यहां पे 30 इक्वल टू 0। अब एलसीएम ले लीजिए, 60 आएगा, ऊपर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 माइनस 6 V0 प्लस अगला इसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 18 माइनस 3 V0, और इसमें हमारा 2 का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 10 माइनस 2 V0 इक्वल टू सीधा सीधा 0। अब यहां से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 60 और 18, ये 88 माइनस 639 माइनस 11 V0 इक्वल टू 0, तो यहां से V0 इक्वल टू आ गया 88/11, यानी 8 वोल्ट। कितना आ गया? 8 वोल्ट। अब क्वेश्चन 1 स्टेप का रह गया। अब ध्यान से देखिए कि वो कह रहा है कि हमसे करंट R1 में पूछ रहा है, बता दो, सीधा सीधा अब तो बताया जा सकता है। I1 हमसे पूछा जा रहा है, ये हो जाएगा 10 माइनस V0 निकाल के बैठे हैं 8/10, ये आ गया 2/10 यानी 0.2 एम्पियर। कहानी खत्म। कौन सा ऑप्शन होगा? दूसरा। इस तरीके से हम लोग आसानी से आंसर दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा
कि एक जो रेजिस्टेंस लगा है वो रिहोस्टेट का है। किसका है? रिहोस्टेट का। रिहोस्टेट के बारे में हम लोग बात करते हैं तो रिहोस्टेट जो होता है आपका, इसकी सबसे खास बात ये होती है कि इसका वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। रिहोस्टेट की बात कर रहे हैं तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? वेरिएबल होता है, यानी 0 से लेके कुछ भी हो सकता है। अगर मैं रेजिस्टेंस रिहोस्टेट का देखना चाहता हूं तो ये 0 ओम से लेके 20 ओम के बीच में कुछ भी हो सकता है। यहां पे ये वैल्यू मिनिमम है, यहां पे ये वैल्यू क्या है? मैक्सिमम है। और देखिए करंट हमें तभी मैक्सिमम मिलेगी, करंट हमें मैक्सिमम तभी मिलेगी जब रेजिस्टेंस क्या होगा? इसका मिनिमम। क्या होगा? मिनिमम। अच्छा, रेजिस्टेंस मिनिमम कितना हो सकता है? 0। तो आई मैक्स इक्वल टू मुझे लिखना हुआ तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा। देखिए अब यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये 20-20 दोनों पैरेलल में है, तो सीधा इनका कॉम्बिनेशन जो होगा वो आ जाएगा 10 ओम। कितना आ जाएगा? 10 ओम। तो भैया हम लिखेंगे क्या? 5/10 प्लस रेजिस्टेंस ऑफ रिहोस्टेट। तो ये कितना आना चाहिए? हम भाई मिनिमम, हमें करंट मैक्सिमम चाहिए, इसके लिए वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। तो 5/10 प्लस 0 यानी कितना? 5/10 यानी 5/10 यानी 0.5 एम्पियर। या भैया देखिए दूसरा, अगर मैथमेटिकली आप लिखना चाहते हैं, कैसे लिखना चाहते हैं? मैथमेटिकली लिखना चाहते हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं कि करंट जो है वो रेजिस्टेंस इसका x मान लेते हैं तो इसके फंक्शन पे डिपेंड करेगा। ये बराबर सीधे सीधे v लिखा जा सकता है, v की वैल्यू 5 है अपान। अब ये देखिए दोनों पैरेलल में है तो 20-20 का सीधे सीधे क्या हो जाएगा? 10। अब इसमें कुछ सोचना नहीं है, तो ये देखिए हम 10 लिख सकते हैं प्लस क्या आएगा? x, ऐसा कुछ आएगा। और इसकी वैल्यू जो होगी x की, रियोस्टेट के रेजिस्टेंस की, ये 0 से बड़ी होगी या उसके बराबर हो सकती है और 20 से छोटी ही होगी या उसके बराबर हो सकती है। अब देखिए मैं बात कर ले रहा हूं एट, दो ही तो कंडीशन मिलेगी, एट x इक्वल टू 20 ओम यानी मैक्सिमम रेजिस्टेंस। मैक्सिमम रेजिस्टेंस। एक बात मैं कर लेता हूं, एट x इक्वल टू 0 ओम मिनिमम रेजिस्टेंस। दोनों पे बात कर लेते हैं हम लोग। मैक्सिमम रेजिस्टेंस रखेंगे तो I जो है वो देखिए कितना आ रहा है हमारा? 5/10 प्लस 20 यानी ये वैल्यू आ गई आपकी 5/30 यानी 1/6 यानी ये वैल्यू लगभग 0.16 एम्पियर आएगी। ये मिनिमम वैल्यू है। करंट की कैसी वैल्यू है? मिनिमम वैल्यु है। मतलब जब रियोस्टेट का रेजिस्टेंस क्या होगा? I होगा। अब दूसरा एट x इक्वल टू 0 ओम मिनिमम पे बात कर रहे हैं तो I इक्वल टू आ जाएगा 5/10 प्लस 0 यानी 5/10 यानी कितना? 0.5 एम्पियर। ये वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम। ये दो मेथड में हमें जो भी मेथड समझ में आएगा हम उससे यूज कर सकते हैं, लेकिन हालांकि पेपर में हमें कम टाइम मिलेगा तो हमें कैलकुलेशन से बचते हुए इस हिस्से को करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। If K1 and K2 are closed, emitter measures 6.0 ampere. If K1 is closed and K2 is open, then emitter will read. चलिए सर, मैं कह रहा हूं कि जब K1 और K2 दोनों क्लोज्ड हैं, K1 और K2 क्या है? क्लोज्ड है। अच्छा सर, मैंने ये मान लिया कि यहां से करंट मैंने I भेजी, अब ये टूटेगा इसमें I1, ये इसमें जाएगा I2, तो मैं लगा रहा हूं बाई करंट डिवीजन रूल। मैं इस पे लगा दे रहा हूं करंट डिवीजन रूल। सबसे आसान तरीका है कि मैं इस पे क्या लगा दूं? करंट डिवीजन रूल। अच्छा, करंट डिवीजन रूल लगाते ही देखिए यहां से मैं लिख सकता हूं बहुत शांति से, बहुत आराम से करंट डिवीजन रूल लगा के लिख सकता हूं। ये कितना आ जाएगा आपका? I1 लिखना हुआ तो I1 करंट डिवीजन रूल से, अब वो रेजिस्टेंस R1 वाला नहीं लेंगे, क्या लेंगे? R2 का। तो R2 अपान R1 प्लस R2 इंटू I। हमें I ही तो निकालना है। I1 हमें दे रखा है कि शुरुआत में रीडिंग कितनी आ रही है? 6 एम्पियर। तो भैया यहाँ पे 6 इक्वल टू R2 6 है अपान टोटल 9 इंटू I। यहाँ से 6 से 6 कैंसिल होगा तो I इक्वल टू क्या आ गया? 9 एम्पियर। यानी अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे 6 एम्पियर जा रहा है 3 ओम में, तो 6 ओम में कितना जाएगा? 3 एम्पियर। यानी इनवर्सली कहीं ना कहीं जा रहा है, वही हमारे सामने है। तो आई हम लोगों ने कितना निकाल लिया? 9A।
अब देखिए आई हम लोगों ने निकाला है, अब देखिए टोटल रेजिस्टेंस हम लोग निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, जब इसी पे जुड़ा हुआ है तभी निकालते हैं। अब रेजिस्टेंस टोटल आर नेट जो आएगा वो सीधा सीधा हम लोग लिख सकते हैं 8 ओम, इसके साथ अगला जो भी है ये दोनों पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 6/3 प्लस 6 ओम, ये आ जाएगा 8 ओम प्लस ये आ जाएगा 18/9 यानी 2 ओम, यानी सीधा सीधा आ गया 10 ओम। ये वैल्यू कितनी आई? 10 ओम। अब भैया देखिए यहां से हमें ये पूछा जा रहा है कि दोबारा एमीटर रीड कितना करेगा। तो देखिए अब इसके लिए अगर मैं चाहूं तो V इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? सीधे सीधे आई आर। आई की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है? 9। आर की वैल्यू क्या है? 10, यानी कितना? 90 वोल्ट। यानी मैं अगर इसको रिप्लेस करना चाहूं तो इसकी जगह पे एक बैटरी ऐसे लगा सकता हूं, कितने वोल्ट की? 90 वोल्ट की। कितने वोल्ट की? 90 वोल्ट की एक बैटरी में लगा सकता हूं। अब ये पूछ रहा है कि अगली बार एमीटर कितना रीड करेगा। तो भैया अगली बार देखिए आप कह रहे हो कि K1 क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है, लेकिन ये क्या है? ओपन है। ये क्लोज कर दे रहे हैं, सेकेंड कंडीशन में इसको क्लोज कर रहे हैं। तो आफ्टर फाइनल कंडीशन में अगर हम लोग बात करेंगे तो सीधा सीधा लिख सकते हैं आर नेट। भैया करंट 8 से गई 3 में गई, तो ये आर नेट कितना आ जाएगा? 8 प्लस 3 यानी 11 ओम। ये कितना आ गया? 11 ओम। अब यहां से मैं लिखना चाहूंगा तो देखिए वोल्टेज तो बैटरी का हम बदल नहीं सकते, ये भाई क्या बदलेगा? आई। तो आई इक्वल टू हम लिख सकते हैं V/R। तो V की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो ये V कितना है? 90 और रेजिस्टेंस कितना है? 11 एम्पियर। इस तरीके से इसका ऑप्शन हो गया हमारा दूसरा। काफी आसान क्वेश्चन था, हल्का सा सोचना था, थोड़े बहुत कैलकुलेशन हमें करने पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। VI ग्राफ फॉर पैरेलल एंड सीरीज। देखिए भैया अगर हमारे पास दो आइडेंटिकल रजिस्टर जोड़े गए हैं, हम दोनों आइडेंटिकल रजिस्टर का RR मान लेते हैं, तो अगर ये जोड़े जाते सीरीज में, किसमें जोड़े जाते? सीरीज में, तो R प्लस R कितना आता? 2R। और R पैरेलल में अगर मैं बात करता तो ये आता R इंटू R अपान R प्लस R, यानी R²/2R। यहां से डायरेक्ट मैं लिख देता R/R। सबसे कम वैल्यू किसमें आनी चाहिए? यानी जब भी पैरेलल में जोड़ा जाएगा वैल्यू कम आएगी, सीरीज में ज्यादा आएगी। आइडेंटिकल पहले ही बोल के रखा गया है। अब देखिए हमें ग्राफ V और R के बीच में हो रहा है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा? V/I, और यही हमें क्या देगा? स्लोप। अच्छा ध्यान से देखिए तो यहां पे स्लोप जो है वो दे रहा है रेजिस्टेंस। V और I का ग्राफ क्या दे रहा है हमें? रेजिस्टेंस। क्या दे रहा है? रेजिस्टेंस। अच्छा देखिए ध्यान से, स्लोप का मतलब शुद्ध हिंदी में समझ लीजिए कि ढलान होता है या प्रवणता बोलते हैं। तो अब इसमें स्लोप किसमें ज्यादा है, मतलब ढलान किसमें ज्यादा है, किसमें ज्यादा तेजी से फिसलेंगे? ए पे। तो हम लिख सकते हैं कि स्लोप ए का जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे? स्लोप बी से। स्लोप ए का ग्रेटर होगा स्लोप बी से, यानी हम लोग सीधा सीधा लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं एम ए ग्रेटर देन एम बी, यानी सर रेजिस्टेंस ए का ग्रेटर होगा किससे? आर बी से। यानी रेजिस्टेंस ए का ज्यादा होगा तो ए किसको शो कर रहा होगा? सीरीज को। किसको? सीरीज को। और बी किसको शो कर रहा होगा? कम है तो ये किसको शो करेगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन को। तो हमसे पूछा जा रहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कौन शो कर रहा है, तो हम लोग आराम से ऑप्शन लगा देंगे, कौन सा? बी वाला। तो ये 6 का ऑप्शन हो गया सेकंड। यहां तक मुझे लगता है कि आपको कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। ये ऐसे क्वेश्चन है जिनको आसानी से हमें हैंडल करने का तरीका पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द सर्किट शोन इन फिगर 5 ohm resistance develop a heat of 10 calorie due to current flows through it. The heat developed per second in 2 ohm resistor is. अब चलिए इसको थोड़ा सा मैं जरूरत पड़ेगी, मैं इसलिए थोड़ा सा इसको ले लेता हूं स्लाइड पे, ठीक है। ये आपका ऐसे है, थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी हम लोगों को। ये 2 है, इसके बाद यहां पे 6 है, यहां पे 9 है, यहां पे 5 है। टू
ओम से जा रहा है 265 ओम, 2 ओम, 695 ओम, 6 ओम, 9 ओम और ये 5 ओम, यही दे रखा गया है। अब वो आपसे कह रहा है कि हीट इसमें 5 कैलोरी पर सेकेंड हो रहा है, 5 में, 5 में कितना हो रहा है, 5 ओम में कितना आपको दे रहा है, 10 कैलोरी पर सेकेंड, कितना है 10 कैलोरी पर सेकेंड। अब वो आपसे पूछ रहा है कि हमें बता दीजिए कितने में, 2 ओम में कितना हीट डेवलप हो रहा है। इसमें हीट डेवलप वो आपसे पूछ रहा है कि कितना हो रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालिटिकल वे से हम लोग करेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए मैं इन दोनों को अगर दिखाना चाहूं तो ये दोनों किसमें है, अपर वाला, टॉप वाला, टॉप की बात करूं तो इनका जो रेजिस्टेंस आ जा रहा है वो सीधा सीधा रेजिस्टेंस टॉप का 9 ओम आ रहा है। इसका रेजिस्टेंस बॉटम का जो है वो आपका सीधा सीधा आ जा रहा है 5 ओम। भैया अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस का अगर हम रेशियो देखें, रेजिस्टेंस का रेशियो, रेजिस्टेंस रेशियो अगर हम लोग देख रहे हैं टॉप टू बॉटम तो ये कितना आ रहा है 3:1, कितना आ रहा है 3:1। तो भैया रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, करंट के। अच्छा ये जो रेशियो हम लिख रहे हैं ये ध्यान में रखिएगा टॉप टू बॉटम का है, किसका है, टॉप टू बॉटम का, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब यहां से अगला हम लोग करंट रेशियो लिखते हैं। करंट रेशियो में हमें इसी रेशियो को सीधा सीधा उल्टा कर देना है क्योंकि इनवर्सली है, तो ये आ जाएगा 1:3। मुझे लगता है कि यहां भी आपको कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। अच्छा टॉप ब्रांच में अगर मैं x मान लूं, टॉप ब्रांच में मैं मान ले रहा हूं कि करंट कितनी है x, तो भाई सीधी बात है कि इसमें कितना होगा 3x। तो टोटल करंट, अगर मैं टोटल करंट की बात करूं तो टोटल करंट कितना आ जाएगा x + 3x, यानी मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं 4x। ये कितना आएगा 4x। अब भैया h देख रहे हैं हम 5 ओम की वजह से, किसकी वजह से, 5 ओम की वजह से। तो पहला भैया देखिए कितना आया है 3x, यानी 3x का होल स्क्वायर इंटू RT, I²RT, R कितना है 5 और टाइम कितना है 1 सेकेंड है, तो उसको टाइम लिखने की जरूरत नहीं है, 1 सेकेंड है, सीधा सीधा हो जाएगा। अब ये आ गया हमारा 45x² और ये वैल्यू हमें दी गई है कि कितनी है 10 है, तो यहां से x² आ गया 10/45। इसे हम लिख सकते हैं 2/9, यानी जरूरत पड़ने पे x² 2/9 लिख सकते हैं या x √में 2/9, जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा हम यूज कर लेंगे। अब वो हमसे ध्यान से देखिए 2 ओम के थ्रू हमसे क्या पूछ रहा है तो बता देना है। तो देखिए h अगर मैं देखूं 2 ओम के थ्रू तो भैया ये x है, इधर 3x गया, इधर 3x गया, इधर 3x गया, इधर आया कितना होगा 4x किरचॉफ्स के लॉ से। तो फिर भैया ये कितना है 4x, तो यहां से मैं लिख सकता हूं 4x का होल स्क्वायर इनटू इसका रेजिस्टेंस कितना है 2, कितना है 2, यहां से आ जाएगा 16x², यानी 16 इंटू x² की वैल्यू 2/9 है, यानी ये वैल्यू हम लोग 16, ये हमारा 4 इंटू 32, 1 मिनट, ये सॉरी यहां पे 4 इंटू ये 16x² है इंटू 2 है, ये आ गया 32x², यानी 32 इंटू 2/9, ये आ गया 64/9। 64/9 आंसर अब हमारा आ चुका है 64/9, यानी वैल्यू लगभग ये 7.11 आएगी। चलिए वैल्यू रख देते हैं 7.11 कैलोरी पर सेकेंड। अब देखिए भैया, हाँ कैलोरी पर सेकेंड ये आपका आ गया। अब यहां से हम लोग पर सेकंड की बात हुई है तो पर सेकंड में पहले ही दे रखा था, तो कौन सा ऑप्शन हो गया सेकंड। एक अच्छा क्वेश्चन था बच्चे जिसमें हल्का सा सोचना था। आइए बढ़ते हैं आगे। इन अ मीटर बेस्ड एक्सपेरिमेंट null point is obtained at 50 cm from one end when resistance x is balanced against resistance y।
देखिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग एक तरीका यूज करते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट को, एप्लीकेशन को लगाते हैं, फिर वहां पे मीटर ब्रिज पे लगा के 1 मीटर की बात हो रही है तो करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए अगर मीटर ब्रिज है तो 1 मीटर का होगा, एक की दूरी। अब देखिए स्मार्ट मूव यही होगा आपका कि एक तरफ से दूरी कितनी दी गई है 50 सेंटीमीटर एक्स से, तो वाई से भी दूरी क्या होगी सेम, और लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के। तो यहां से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x इक्वल टू वाई। अगर हम लोग लिखना चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई। अब मान लेते हैं लेफ्ट में, लेफ्ट का जो रेजिस्टेंस है भाई आपको दे रखा है किसी एक साइड से, लेफ्ट का जो रेजिस्टेंस है वो दे रखा है हमें कि दोबारा जब हम चल रहे हैं तो 4x आ रहा है किसके अगेंस्ट, y के। ये कितना है 4 इंटू रजिस्टेंस किसका, राइट का, रजिस्टेंस किसका, राइट का। देखिए कुछ ऐसा लिखेंगे हम लोग, डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा एनालाइज करके क्वेश्चन को, जरूरी नहीं है। अब देखिए अब सीधी बात है कि अगर मैं इसका वैल्यू क्या मान, देखिए अब इसकी वैल्यू अगर मैं बात कर रहा हूं, इसका मतलब अगर मैं इसकी वैल्यू को k मान लूं, क्या मान लूं k, तो ये कंफर्म है कि ये कितना आएगा 4k। यानी लेफ्ट का जो रेजिस्टेंस होगा, लेफ्ट का रेजिस्टेंस कितना आएगा 4k, राइट का कितना आएगा k आएगा। क्लियर है। अब देखिए यहां से मैं बात करूं तो 4k प्लस k इक्वल टू कितना आ गया 100, यहां से 5k इक्वल टू क्या आ गया 100, तो k की वैल्यू आ गई 20। अब भैया हमें जिधर से चाहिए उधर से हम देख लेते हैं, तो फ्रॉम लेफ्ट एंड, फ्रॉम लेफ्ट एंड बात करेंगे तो अगर मैं लेफ्ट एंड से बात करूं तो सीधा सीधा आ रहा है भैया 4k, यानी 4 इंटू 20, यानी सीधे सीधे 80 सेंटीमीटर। कहानी खत्म। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा। इस हाँ चाहते तो हम बैलेंसिंग के भी मेथड से, लेफ्ट गैप मेथड से कर सकते थे, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ता, लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं है बच्चे। सिंपल वे से, सिंपल लॉजिक था इस पे, कोई अलग से उस पे कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं थी। देखिए अब अगला आते हैं। इन द गिवन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस 60 ओम इज मेजर्ड विथ अ वोल्टेज 120, फाइंड द परसेंटेज एरर इन वोल्टेज। अच्छा पहले मान लेते हैं कि कुछ जुड़ा ही नहीं था, पहले इसमें कुछ जुड़ा ही नहीं था, ये तीनों के तीनों हमारे किसमें हैं भाई, बिफोर व्हेन वोल्ट मीटर इज नॉट अप्लाइड, व्हेन वोल्ट मीटर इज, when voltmeter was not applied, when voltmeter was not applied, जब हमने इस पे वोल्टमीटर को अप्लाई ही नहीं किया था, when voltmeter was not applied। तो भैया हम देखो सीधे सीधे जोड़ेंगे रेजिस्टेंस, R कितना आ जाएगा 20 ओम प्लस 60 ओम प्लस 40 ओम, ये कितना आ गया आपका 120 ओम। भैया आई अगर मुझे निकालना हुआ तो I इक्वल टू V बाई आर हो जाएगा, यानी 30 अपान 120, यानी 1/4 R 0.25 एम्पियर। जहां जरूरत पड़ी वहां हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन वापस क्या किया गया कि कनेक्ट कर दिया गया, वापस क्या कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया। अब देखिए जब कनेक्ट किया जाएगा तो सीधी बात है कि अब इसमें कुछ ना कुछ करंट जाएगी, वोल्टमीटर में, वोल्टमीटर में कुछ ना कुछ करंट जाएगी। अब देखिए यहां से अगर मैं करना चाहूंगा तो यहां पे वोल्टमीटर में कुछ ना कुछ करंट जाएगी, ये आपका आ चुका है। हाँ अब देखिए मैं इसको जोड़ दे रहा हूं, व्हेन वोल्टमीटर इज कनेक्टेड, मैं इसी पे क्वेश्चन कर दे रहा हूं, व्हेन वोल्टमीटर इज कनेक्टेड, व्हेन वोल्टमीटर इज कनेक्टेड, जब वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया गया तो कुछ ना कुछ करंट इसमें जाएगी। अभी भी ये दोनों आपस में भले पैरेलल में है, बाकी सब क्या है सीरीज में। अच्छा इनका रेजिस्टेंस निकालना हुआ तो निकाल भी सकते हैं हम लोग, R इसका निकालना हुआ R पैरेलल वाले का, तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा 120 इंटू 60 अपान 120 प्लस 60, ये आ जाएगा आपका 120 इंटू 60 अपान 180, ये कैंसल होगा, यहां से 3 आएगा, 3 से ये कटेगा, कितना आ गया 40 ओम, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन का 40 ओम आ गया। तो यहां से R नेट दोबारा निकालेंगे तो R नेट हमारा आ जाएगा 20 प्लस 40 प्लस 40 ओम, यानी यहां से डायरेक्ट हमारा बाद में रेजिस्टेंस कितना आ गया 100 ओम। भाई सीधी बात है, जब कोई चीज पैरेलल में गई है तो रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ क्या होगा, घटेगा, रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ घटेगा। अब I निकालना हुआ तो I हमारा कितना आ जाएगा,
V बाई आर, ये अगेन 30/100 आ गया। कितना आ गया? 30/100। अच्छा, अब पोटेंशियल ड्रॉप यहां पे पूछ रहा है कि कितना होगा, तो पहले ये रीड कितना कर रहा होगा ये भी निकाल लेते हैं। तो पहले ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 60 वोल्ट कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 60 वोल्ट, ये आ जाएगा 60 इंटू आई 1/4 यानी 15 वोल्ट। अब भैया यहाँ पे ये निकालो, ये वैल्यू आ जाएगी 30/100 यानी 0.3 एम्पियर। अब भैया यहां से अगर मैं आगे बढ़ना चाहूं तो पोटेंशियल डिफरेंस, अब भैया देखो जब पैरेलल में कोई चीजें आपस में कनेक्ट होंगी, किस में कनेक्ट होंगी? पैरेलल में, तो सीधा बात है कि वोल्टेज दोनों का क्या होगा? सेम होगा। वोल्टेज क्या होगा? सेम होगा। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस एक क्रॉस, मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन बात कर ले रहा हूं, एक क्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन के एक क्रॉस जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि 3/10, भाई इसे तो ये भी लिख सकते हैं ना, 3/10 है, ज्यादा आसान पड़ेगा, इनटू ये कितना आ गया? 60, ये कैंसल होगा, ये आ जाएगा सीधा सीधा आपका, सॉरी ये पैरेलल कॉम्बिनेशन पे हम लोग देख रहे हैं ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना है? 40 है। ये पूरे का रेजिस्टेंस हम निकालेंगे, आर पैरेलल हम लोगों ने निकाला है, ये वैल्यू कितनी आई है? 40। तो हम टोटल लेके चलेंगे। अब ये 40 आएगा, 40 कितना आ जाएगा? 120/10 यानी वैल्यू कितनी आ गई? 12 वोल्ट। इनिशियल, अगर भी इनिशियल देखें हम तो V इनिशियल हमारा आ रहा है 15 वोल्ट, V फाइनल कितना आ रहा है? 12 वोल्ट, ऐसा कुछ आ रहा है। तो अब यहां से मैं परसेंटेज एरर की बात करूंगा, तो परसेंटेज एरर हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपान इनिशियल, फाइनल अपान इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल अपान इनिशियल इनटू 100। ये कितना आ गया भैया? 15 माइनस 12 अपान 15 इंटू 100। ये सीधा सीधा हम लोग लिखना चाहेंगे तो आ जाएगा 3/15 इंटू 100। ये आपका अगर हम कैंसल 3/15, हाँ 3/15 इंटू 100, इसको कैंसिल करना चाहेंगे तो 300 बाई कितना आ गया? 15, यानी ये सीधा सीधा आ जा रहा है 20%। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना आएगा? 20%। थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी मिस किए तो बच्चे क्वेश्चन 4 नंबर ले जाएगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन इसमें अच्छा खासा है। एक करंट डेंसिटी है J(R²) है और सिलेंड्रिकल वायर है। क्या है? सिलेंड्रिकल वायर है। चलिए मैं इसका हिंट दे रहा हूं। सिलेंड्रिकल वायर में हम एलिमेंट, भाई अगर हमें एक सिलेंडर बनाना हुआ तो उसका एलिमेंट हम क्या रखेंगे? रिंग को रखेंगे। किसको रखेंगे? रिंग को। तो फॉर सिलेंड्रिकल वायर, मैं थ्योरी पहले लिख दे रहा हूं, फॉर सिलेंड्रिकल वायर, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं? सिलेंड्रिकल वायर की, तो यहां पे जो एलिमेंट हम यूज करेंगे वो क्या करेंगे? रिंग। क्योंकि हमें अगर सिलेंडर बनाना है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? रिंग का। किसका? रिंग का। तो भैया ये हम लोग पढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास में कि एलिमेंट किसको क्या मानते हैं। तो भैया सर्कुलर क्या कंसीडर करते हैं? सर्कुलर रिंग एलिमेंट ऑफ रेडियस। रेडियस तो भैया पूरा रखोगे, रेडियस आपको पूरी की पूरी लेनी है, उसमें कुछ नहीं सोचना है। आर ले रहे हैं एंड थिकनेस dr, एंड थिकनेस क्या ले रहे हैं? dr। भैया आप देखो, रेडियस आपने भले आर ले ली लेकिन थिकनेस क्या ली है? ये आर ले लिया, लेकिन थिकनेस क्या ली? dr। अब यहां से अगर मुझे लिखना हुआ एरिया तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं 2πr इंटू dr। आ गया। बस इतना हमें सोचना था इस क्वेश्चन में। इसके बाद ये एलिमेंट कैसे लेना है बस ये सोचना था, उसके बाद तो क्वेश्चन हमारे हाथ में है। अब देखिए क्वेश्चन में जो दिया गया है वो देखते हैं हम लोग कहां से कहां तक है। J क्या दिया गया है? AR²। क्या दिया गया है? AR²। और ये शुरू कहां से कहां तक है? R/3 से लेके R/2 तक, R/3 से लेके R/2 तक। और हमें जो यहां पे dA लेना पड़ेगा वो अभी देखे हो 2πr dr लेना पड़ेगा, क्योंकि सिलेंडर के लिए
सिलेंडर के लिए जो हम एलिमेंट लेंगे वो हमेशा क्या आता है, सिलेंडर के लिए जो एलिमेंट लेते हैं वो हमेशा क्या आता है, रिंग आता है। वो क्या आता है, रिंग आता है। अब मुझे लगता है कि यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। अब भैया देखो I इक्वल टू, अगर हमें करंट निकालना भी है तो हमेशा हम यही लिखते हैं JDA। भैया कहां से, अब एरिया की बात कर रहे हो तो वैल्यू रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से हम वैल्यू रखते हैं, करंट डेंसिटी AR स्क्वायर दिया है इंटू एरिया कितना 2 पाई RdR। कहां से कहां तक, R/3 से R/2 तक। क्लियर है। अब यहां से देखिए तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो बाहर आ जाएगा 2 पाई A, अंदर क्या बचेगा R³ dr। कहां से कहां तक, R/3 से R/2 तक। सिंपल कैलकुलेशन का खेल होता चला जा रहा है। I इक्वल टू, अब हम यहां से लिख सकते हैं 2 पाई A, अब यहां पे आएगा R⁴/4 R/2, यहां पे आएगा R/3। अब देखिए 4 को बाहर ले लेते हैं तो ये 4 बाहर जैसे ही आएगा तो ये 2 पाई A अपान कितना आ गया 4। अब यहां पे हम लिख सकते हैं R की जगह हम क्या लिखेंगे, R/2 का क्यूब माइनस R/3, सॉरी क्यूब नहीं पावर 4 होगा, पावर 4 माइनस R⁴ की पावर 4। अब यहां से लिखना हम चाहेंगे तो ये आ जाएगा पाई A/2। यहां पे हम लोग बात करेंगे तो ये आ जाएगा R⁴/16 माइनस R⁴/81। भैया बाहर ले लीजिए तो I इक्वल टू पाई A R⁴/2 आ गया। यहां पे इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो 81 माइनस 16 अपान 81 इंटू 16। अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं पाई A R⁴/2 इंटू, अब देखिए यहां पे अगर 81 से हम 16 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 65। कितना आएगा 65, 6 घटेगा 75, फिर 10 घटेगा 65 और 81 इंटू 16 करेंगे तो ये 1296 आ जाना चाहिए। 65 अपान 1296। भैया यहां से अब डायरेक्ट लिखो I इक्वल टू 65, इसका जस्ट डबल कर दो 129, यानी ये 360 में से कितना घट जाएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा 2592 ऐसा आएगा। या इसको 1300 मान के उसमें से फिर 8 घटा दीजिए और उसके बाद क्या आ गया पाई A R⁴। कोई ऑप्शन जरूर मैच कर रहा होगा। I इक्वल टू 65 अपान 2592। तो इस तरीके से 10वें का हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, पहला ऑप्शन ही मैच कर गया। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल था थोड़ा सा, बस इस पे ध्यान देना था। अब बच्चे देखो बीच बीच में जहां क्वेश्चन कैलकुलेशन ज्यादा दिया गया है वहां एक बात का और ध्यान रखा गया कि अगली बार आपको कैलकुलेशन करना कम पड़े। अब देखिए अगर इस क्वेश्चन में मैं बात करूं तो R इक्वल टू डायरेक्ट हम लोग लिख सकते थे V²/P, तो V² मतलब 220 का होल स्क्वायर अपान 500 जो दिया गया है वही, तो R यहां से आ जाएगा 220 इंटू 220 अपान 500, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 220। अब देखिए 0 0 कैंसल, ये 22 इंटू 22 आ जाएगा 484/5। ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 का, तो ये आ जाएगा 9680 अपान 10 यानी 968। ये आपका हाँ 484/5 968/10 ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 96.8 ओम। थोड़ा सा कैलकुलेशन में आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन बच्चे देखने में कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन था सिंपल। मतलब अगर ये क्वेश्चन आपको देख के डर लग रहा है तो उसमें कोई डर लगने वाली चीज नहीं है। वन विथ बल्ब विथ या कलर, मुझे उम्मीद है कि दिख रहा होगा, मैं लिख ले रहा हूं दोबारा।
bulb with maximum current will provide maximum brightness। जिसको भाई जिसमें पावर का कंजप्शन ज्यादा होगा, सही बात है कि उसमें ब्राइटनेस ज्यादा होगी। अब देखिए यहां पे ध्यान से देखिए, ये सिंपल क्वेश्चन था। 1 और 5 में करंट सेम मिलेगी, 1 और 5 में करंट सेम मिलेगी, बाकी जगह का हमें पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन कैसा है? पैरेलल। तो यहाँ पे करंट सीधी बात है कि ड्रॉप करेगी। क्या करेगी? ड्रॉप करेगी। तो मैक्सिमम करंट हमें कहाँ मिलेगा? 1 और 5 में। अब इसके लिए हमें बहुत ज्यादा कैलकुलेट करने के क्वेश्चन को जरूरत नहीं पड़ती, सीधे सीधे कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आर को बंद करने के बाद एमीटर का पाठ्यांक कैसा होगा? अब देखिए ये तो है थ्योरी का क्वेश्चन, हालांकि आइए मैं इसको न्यूमेरिकल पर्पस से सॉल्व कर दे रहा हूं। भैया अभी ये इस हालत में है, अभी इसी हालत में डील कर लेते हैं। तो अब बताइए आर इक्विवेलेंट की अगर मैं बात करूं तो ये ऊपर वाला हिस्सा किसमें है? सीरीज में। और ये भी किसमें है? सीरीज में। तो ये कुछ ऐसा है, ऊपर की तरफ 3R, नीचे की तरफ भी 3R, ये भी 3R, और कॉम्बिनेशन कैसा है? पैरेलल हो गया है। तो सीधे सीधे R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 3R/2। क्योंकि जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में रजिस्टर जुड़े हों और उनकी संख्या, उनका रेजिस्टेंस सेम हो और संख्या पता हो, तो डायरेक्ट किसी एक रेजिस्टेंस को पकड़ के डिवाइड कर देते हैं किससे? रजिस्टर से, और हमारा आंसर आ जाता है। अब ये बात हो रही थी। अब देखिए हाउ विल द रीडिंग ऑफ एमीटर चेंज। अब व्हेन के इज क्लोज्ड, जब हम लोगों ने के की को क्लोज कर दिया, के की को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। अब देखिए के की को क्लोज करते ही अब ये कॉम्बिनेशन किस में चला गया? पैरेलल में। ये भी पैरेलल में चला गया, लेकिन एक दूसरे के साथ ये किस में आ गए? सीरीज में। तो देखिए अगर इसका मैं पैरेलल का निकालूं तो डायरेक्ट आर पैरेलल आ जाएगा मेरे पास, आर इंटू 2R अपान R प्लस 2R। इसे कैलकुलेट करेंगे तो सीधा सीधा आ जाएगा 2R/3। इधर भी 2R/3 है, ये भी कितना आएगा? 2R/3, यानी इसमें कोई समस्या आने वाली नहीं है। अब देखिए मैं R नेट निकालूंगा बाद में, तो ये आ जाएगा 2R/3 प्लस 2R/3 यानी 4R/3, यानी 1.33 R आ गया। यहां पे कितना आ गया? 1.5 R। अब आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए ये बढ़ेगा या घटेगा? इसी क्वेश्चन पे बात हो रही है। तो 13 को हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस शुरुआत में क्या है? ज्यादा है। रेजिस्टेंस शुरुआत में क्या है? ज्यादा है। तो यहां से हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज करेगी, क्योंकि शुरुआत में रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो भाई वो करंट वहां पे क्या होगी? कम मिलेगी। और जब हम रेजिस्टेंस घटाएंगे तो करंट क्या होगी? ज्यादा होगी। अब रेजिस्टेंस घट कैसे रहा है वो देखिए। रेजिस्टेंस हम अपने मन से नहीं घटा रहे, पैरेलल कॉम्बिनेशन होने की वजह से ड्रॉप करेगा। अब इस क्वेश्चन को हम इतना पेपर बेल के नहीं करेंगे बच्चे। देखो पहले सारा कॉम्बिनेशन ठीक है, हमने एक पैरेलल कॉम्बिनेशन और बढ़ा दिया है, इसकी वजह से ये क्या होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। Two identical bulbs are connected in parallel across a ideal source of EMF E। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो दो बल्ब हैं, ये R है, ये R है। तो यहाँ पे R नेट की बात जो होगी वो सीधा सीधा R/2 आएगा। लेकिन बल्ब B2 जब फ्यूज हो गया तो यहाँ पे हम लोगों को सीधा पता है कि अगर मैं लिखना चाहूं तो R नेट कितना आ जाएगा? R नेट कितना आ जाएगा? R। और हमें पता है कि when total resistance increases, when total resistance increases, जब total resistance क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा, करंट डिक्रीजेज। करंट क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। करंट क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो इसका और लेकिन V की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। V की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। ये रहा एनालिटिकल अप्रोच, यानी ऑप्शन क्या होगा? थर्ड। आइए एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करके भी देखते हैं, थोड़ा सा आसानी से सॉल्व किया भी जा सकता है। आइए अब देखिए शुरुआत में मैं इनिशियल स्टेट की बात कर रहा हूं। इनिशियल स्टेट की, किसकी? इनिशियल स्टेट की। इनिशियल स्टेट में मुझे R इक्विवेलेंट लिखना हुआ
तो R इक्विवेलेंट मैं लिख सकता हूं सीधे सीधे R इंटू आर अपान R प्लस R, ये आ जाएगा R स्क्वायर अपान 2R, यानी यहां से सीधा आ जाएगा R/2। क्या आ जाएगा? R/2। इसके बाद V अगर मुझे लिखना हुआ तो V जो है वो सीधा सीधा हमें पता है कि डायरेक्ट किसके बराबर हो, ठीक है, V हमारा वही रहेगा, यानी हमें कोई समस्या इसमें नहीं है। V1 डायरेक्ट हम E ही लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब दूसरी तरफ हम लोग जब बात करेंगे तो लास्ट बात होती है I1 की। किसकी? I1 की। तो I1 इक्वल टू V, यानी E अपान क्या लिखेंगे? R1, यानी E अपान R/2 होगा, 2 ऊपर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 2E/R। इसके बाद इधर आते हैं, when bulb B2 fuses, when bulb B2 fuses, जब बल्ब B2 क्या कर जाता है? फ्यूज कर जाता है, तब यहां पे हमारा R इक्विवेलेंट सीधे सीधे R आएगा, V2E आएगा, और I2 निकालने की कोशिश करेंगे तो ये आ जाएगा E/R। अब यहां से हमें पता चल चुका है E1 इक्वल टू 2 इंटू I2, यानी I1 जो है वो ग्रेटर है किससे? I2 से। I1 क्या है? ग्रेटर है I2 से। सो सीधी बात है ये कि करंट क्या कर जाएगी? डिक्रीज करेगी, तो एमीटर की रीडिंग भी क्या होगी? घटेगी। इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सीधा कैलकुलेशन का काम था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 गुना करने पे अब ये पूछा जा रहा है, अच्छा समस्या ये है कि पूरा हिस्सा नहीं खींचा जा रहा है, पूरा हिस्सा खींचा नहीं जा रहा है। जब पूरा हिस्सा हम नहीं खींच रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान देना है कि कैलकुलेशन में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब भैया देखो, अगर एक बात को मैं लिखना चाहूं तो यहां आराम से लिख सकता हूं कि ये जो मान लेते हैं कि हम कितना हिस्सा खींच रहे हैं, X पार्ट इज स्ट्रेच्ड, X पार्ट इज स्ट्रेच्ड, कितना हिस्सा हमने खींच दिया? X पार्ट इज स्ट्रेच। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि L माइनस अब देखो, अच्छा ये पार्ट पूछा है तो हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम लोग ले रहे हैं कि XL पार्ट इज स्ट्रेच, ज्यादा आसान पड़ेगा। तो L माइनस XL पार्ट जो होगा ये रिमेन सेम रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है। गौर करिएगा इस बात पे। इसे हम मतलब जितना हिस्सा रोल अदा नहीं करेगा वो होगा L, कॉमन लीजिए, ये आ जाएगा 1 माइनस X, नो रोल इन इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस, नो रोल इन इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस, नो रोल इन इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को बढ़ाने में इसका कोई रोल नहीं है, ये सीधा सीधा है हमारे सामने पार्ट, इसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए आगे, बढ़ाया कितना जा रहा है? 4 गुना यानी R से हम 4R करने जा रहे हैं, यानी जो इंक्रीज हुआ है डेल्टा R का वो बराबर किसके है? 3R के। यानी जितना हिस्सा हमने खींचा है वो सिर्फ कितना बढ़ाएगा? 3R। कितना बढ़ाएगा? 3R। चलिए भैया अब आगे बात कर लेते हैं N की। तो N जो होगा एक्चुअली ये 0.5 प्लस X अपान क्या लिखेंगे? X। ये हिस्सा स्ट्रेच होगा, जो हम लोग स्ट्रेच फैक्टर है, ये हमारा क्या है? स्ट्रेच फैक्टर है। ये क्या है? स्ट्रेच फैक्टर है। अच्छा भैया हमें ये भी पता है कि जब हम वायर की लेंथ को बढ़ा देते हैं n टाइम्स, लेंथ हम कितना कर देते हैं? LL, तो R रेजिस्टेंस जो हो जाता है ये आ जाता है n स्क्वायर R। मुझे लगता है कि इस फंडामेंटल में आप लोगों को कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए। अब देखिए यहां से अगर मैं लिखना चाहूं तो जितना स्ट्रेच हिस्सा किया गया है, जितना हिस्सा स्ट्रेच किया गया है वो आ जाएगा आपका R स्ट्रेच्ड की वजह से। किसकी वजह से? स्ट्रेच्ड की वजह से। चलिए ये कितना आ जाएगा हमारा? सीधे सीधे 0.5 प्लस X अपान X, ऐसा कुछ लिखेंगे, इसका स्क्वायर इंटू XR, क्योंकि रेजिस्टेंस XR होगा। अब भैया लेंथ X है, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? XR। तो इसे हम सीधे लिख सकते हैं 0.5 प्लस X स्क्वायर अपान X इंटू XR। X से X कैंसल हो गया तो ये आ गया 0.5 प्लस X स्क्वायर अपान X इंटू R। ये कुछ रिजल्ट हम लोगों के सामने आ रहा है।
ये रिजल्ट हम लोगों के सामने आ रहा है। लेकिन हमें ये भी पता है कि R स्ट्रेस्ड माइनस XR ये बराबर कितना आना चाहिए 3R, क्योंकि इतना ही तो बढ़ा है, ये आना कितना चाहिए 3R। अब वैल्यू रख दीजिए, इसको स्क्वायर करके रखिए x स्क्वायर, तो ये वैल्यू रखने में हम लोग गलत कर रहे हैं, ये स्क्वायर बाहर रहेगा, x स्क्वायर यहां पे भी ये बाहर रहेगा, x का होल स्क्वायर, सिर्फ ये नीचे वाला नहीं ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहां से मैं लिखना चाहूं तो हर जगह से मैं कैंसिल कर सकता हूं सीधे सीधे, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.5 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स इंटू आर माइनस एक्स आर इक्वल टू 3R। यहां से सारे आर गायब कर दीजिए, तो आ जाएगा 0.5 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 3। ये एक छोटा सा इक्वेशन आपको सामने आ रहा है जिसमें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन की मिस्टेक होने ना पाए। अब यहां से मैं लिखना चाहूं तो ये वैल्यू मैं पहले माइनस एक्स लिख ले रहा हूं, प्लस अब इसको ओपन कर रहा हूं, प्लस इसको थोड़ा सा ब्रैकेट के ओपन लिखना चाह रहा हूं, तो ये आ जाएगा आपका सीधे सीधे इसका स्क्वायर आएगा 0.25 प्लस अगला इसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू प्लस ये 0.5 को हाफ लिख सकते हैं, तो 2 इंटू हाफ इंटू एक्स अपान एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है 3। अब यहां से कैलकुलेशन कुछ ऐसा करिए ताकि कि गलती हम लोगों से होने ना पाए। तो अब यहां से मैं लिखना चाहूंगा, तो ये मैं 3x को इधर ले रहा हूं, तो ये आ जाएगा आपका सीधा सीधा माइनस एक्स, ये आएगा प्लस 0.25, ये आ जाएगा आपका प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी प्लस एक्स इक्वल टू 3x। अब यहां से अगर मैं थोड़ा सा और ध्यान दूं तो माइनस एक्स और प्लस एक्स क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। या दूसरी तरफ एक्स, या इधर देखिए मैं इस पे, हाँ इस पे ज्यादा इधर लाने के लिए हमें पहले इसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा स्क्वायर। अब भैया ये देखिए प्लस स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसल। अब बचेगा हमारे पास क्या 0.25 प्लस एक्स इक्वल टू 3x। यहां से हम लोग लिख सकते हैं 0.25 इक्वल टू 3x माइनस एक्स, ये आ जाएगा 1/4 इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू आ गई 1/8। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है बच्चे, और तो कैलकुलेशन में हमें ध्यान में रखना पड़ेगा वरना फिर ये क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ये क्या आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पे थर्मल क्या होगा भैया। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, थर्मल काइनेटिक एनर्जी क्या बढ़ जाएगी, थर्मल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। तो अगर थर्मल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर गई इसका मतलब स्पीड भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। 16 का डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, इस पे कुछ सोचना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। A piece of wire of resistance 4 ohm is bent through 180 degree at its midpoint. मिड पॉइंट से हम लोगों ने इसको कितने में तोड़ दिया, चलिए 180 डिग्री में। इसके बाद सर देखिए ये ऐसे कर दिया हम लोगों ने, मिड से बात हो रही है। तो अब ध्यान दीजिए ऊपर की तरफ अगर इसी को मैं बनाना चाहूं तो अब रजिस्टर आधा वायर ऊपर है, तो पहले रेजिस्टेंस 4 ओम था, तो ये देखिए 2 ओम ऊपर हो जाएगा, 2 ओम कहां हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो सीधे सीधे आर नेट अगर मुझे लिखना भी हुआ तो मैं क्या लिखूंगा 2 इंटू 2 अपान 2 प्लस 2, ये आ जाएगा 4/4 यानी 1 ओम। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसे बड़े आसानी से निपटाया जा सकता है, तो 17 का ऑप्शन हो गया सेकंड। फिर आगे बढ़ते हैं। इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन मेक्स
6.6 इंटू 10 की पावर 15 रिवॉल्यूशन। कितना ले रहे हैं? 6.6 इंटू 10 की पावर 15 रिवॉल्यूशन ले रहे हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप सीधे सीधे बता दीजिए कि वैल्यू कितनी आएगी। तो सर इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। हमें पता है कि I इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू एफ। क्या होता है? I इक्वल टू Q इंटू एफ। भैया हम लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा है ना कि कंप्लीट के लिए Q/2 लिखोगे और ये हो जाएगा QF। अब इसके बाद इसको भी लिखना चाहो तो ये QV अपान क्या आ जाएगा? 2πr, या इसे लिखना चाहो तो Q ओमेगा अपान क्या आ जाएगा? 2π। ये आपकी मर्जी में है कि इसको जैसे भी लिखना चाहिए, जहां से भी लिखना चाहिए हम उसको लिख सकते हैं। अब Q की वैल्यू अगर हम बात करें तो Q हमारे पास आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 6.6 इंटू 10 की पावर 15। अब यहां से मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये 1.6 इंटू 6.6 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा? -4। ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि यहां पे हम लोग 1.6 इंटू 6.6 करेंगे, 1.6 इंटू 6.6 किया जाएगा, ये वैल्यू आपकी लगभग आ जाएगी 10.56 इंटू 10 की पावर -4। इसे हम लिख सकते हैं 1.056 इंटू 10 की पावर -3, यानी ये वैल्यू आ गई 1.056 मिली एम्पियर। ये वैल्यू लगभग इसे हम लिख सकते हैं 1 मिली एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सेकेंड ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रेजिस्टिविटी ऑफ ए वायर डिपेंड्स ऑन। रेजिस्टिविटी जो होती है वो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। रेजिस्टिविटी या इसी को हम लोग नाम देते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसी को क्या नाम देते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी या इसी को नाम क्या देते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की है। किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की है। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फोर्थ। इसके बाद देखिए आगे। इन इलेक्ट्रोलाइट 3.218 बाईवैलेंट। अब देखिए यहां पे अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये कह रहा है राइट जा रहे हैं। किधर जा रहा है? राइट। तो करंट भी किधर होगी? राइट की तरफ। किधर होगी? राइट की तरफ। इसकी वजह से करंट किधर होगा? राइट की तरफ। ये किधर जा रहा है? लेफ्ट की तरफ। तो लेफ्ट का मतलब ये हुआ निगेटिव किधर जा रहा है? इधर किधर? लेफ्ट की तरफ। अगर निगेटिव चार्ज लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब इसकी वजह से करंट भी कहां जाएगा? राइट की तरफ। अब ये करंट जो होगा ये किसका होगा? कैटायन का होगा। ये करंट किसका होगा? एनायन का होगा। तो यहां से अगर मैं लिखना चाहूं तो I इक्वल टू मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं I कैटायन प्लस I एनायन। भैया अगर यहां से मैं ऐसे लिखूंगा I इक्वल टू N1Q1 प्लस N2Q2। अब देखिए पहला जो बाईवैलेंट है तो इसका 2E होगा और मोनोवैलेंट का सीधा सीधा E होगा। इसके लिए हमें ज्यादा सोचना नहीं है। तो N1 कितना आ रहा है हमारा? 3.2 इंटू 10 की पावर 18 इंटू 2E प्लस अगला कितना आएगा? 3.6 इंटू 10 की पावर 18 इंटू E। अब यहां से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 6.4E इंटू 10 की पावर 18 प्लस 3.6 इंटू E इंटू 10 की पावर 18। यहां से ये वैल्यू और आगे हम लेंगे तो ये आ जाएगा 3.4 और 6 कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा आपका 10। 6.4 और ये 10 आ जाएगा इंटू 10 की पावर 18 इंटू क्या आएगा? E। अब यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 10 की पावर 19 आ गया इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 प्लस 19 माइनस 19 गए काम से कितना आ गया? 1.6 एम्पियर। और ये किधर की तरफ आएगा? टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यानी क्या आएगा? अगेन डायरेक्शन राइट। तो 1.6 एम्पियर ये किधर की तरफ? राइट की तरफ। तो 20 का आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये हमारे सामने दे रखा है कि करंट है 20 एम्पियर्स इन अ कॉपर, ड्रिफ्ट पूछ रहा है, तो देखिए I इक्वल टू NE
NEAVD होता है, हम लोगों से सीधा सीधा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछा जा रहा है, तो VD इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I/NEA। I कितना दे रखा है हम लोगों को 20 अपान n की वैल्यू अगर हम रखें तो ये 10 की पावर 29 है, इनटू अगला वैल्यू अगर मैं रखूं तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, एरिया कितना है 10 की पावर -6 और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब यहाँ पे सीधा सीधा कैलकुलेशन का खेल है, किसका खेल है, कैलकुलेशन का। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1.6, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन से ये वैल्यू आएगी आपकी सीधे सीधे 20/1.6 यानी 12.5। ये कितना आ जाएगा 12.5 इंटू 10 की पावर -4। अब इसे हम लिखना चाहेंगे तो ये आ जाएगा 1.25 इंटू 10 की पावर -3 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से अगर हम 21 का ऑप्शन खोजेंगे तो कौन सा ऑप्शन होगा, थर्ड होगा। 21 का ऑप्शन जो होगा वो थर्ड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 एम्पियर ऑफ करंट इज पास थ्रू मेटेलिक कंडक्टर, चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट। टाइम देखिए हमें 1 मिनट दिया है, 1 मिनट का मतलब हो गया है 60 सेकेंड। तो Q इक्वल I इक्वल टू क्या होता है Q/T, तो Q इक्वल टू क्या हो गया है IT। I की वैल्यू हमें कितना दे रखा है 5 इंटू 60 कितना आ गया 300 कूलम। कितना आ गया कूलम, तो भैया यहाँ पे 300 कूलम यानी कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। रिलैक्सेशन टाइम इन कंडक्टर। अब देखो इस पे बहुत ज्यादा हालांकि इसका रिलेशन होता है, लेकिन सीधे सीधे जानो कि रिलैक्सेशन टाइम का मतलब कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम। अब सीधी बात है कि अब आपने टेम्परेचर बढ़ा देंगे, अगर हमने टेम्परेचर क्या किया बढ़ा दिया तो थर्मल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। इसका मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंटली होगा। कोलिजन क्या होगा, फ्रीक्वेंटली होगा। क्या होगा, फ्रीक्वेंटली इंक्रीजेज। और कोलिजन अगर इंक्रीज कर गया तो इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर ये क्या होता है, डिक्रीज करता है, यानी 23 का डायरेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड होगा। इसमें कुछ सोचना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। जब हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, किसकी भाई, 4 ऑप्शन हैं, तो सेमीकंडक्टर कार्बन होता भले ना हो, लेकिन किसकी फैमिली होती है, कार्बन की फैमिली। ठीक है, कार्बन की फैमिली होती है। और कार्बन चला जाता है इंसुलेटर में, किसमें चला जाता है, इंसुलेटर में। अब भैया ये देखिए, इंसुलेटर अगर कार्बन है तो सीधी बात है कि अल्फा क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव होगा। यहां पे ऑप्शन क्या होगा, सी। या सीधे सीधे याद रखिए ना यार कि बाकी मेटल है, मेटल का क्या होगा, अल्फा पॉजिटिव होगा, तो यहां पे बच सिर्फ क्या रहा है, कार्बन। चलिए देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे आर की, तो देखिए सीधे सीधे अगर हम लोग इस पे बात करें क्वेश्चन पे, तो m है n है, तो mn कितना दिया है 24। यहां से तो ऑप्शन एलिमिनेट होने वाला नहीं है, लेकिन हमें पता है कि m इंटू n कितना दिया है 24। अब इस क्वेश्चन में अगर हम लोग थोड़ा सा भी आगे बढ़े तो r इक्वल टू हमें पता होता है, फार्मूला होता है mr/n। अब r की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूं तो r की वैल्यू कितनी है, 3 है। m इंटू n कितना है, 0.5 n है। यानी प्रभु इसे हम लिख सकते हैं ऐसे, 3 इक्वल टू m/2n। तो m इक्वल टू कितना आ गया, m इक्वल टू आ गया 6n। अब आगे कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, पहला ऑप्शन रख के देख लीजिए m की वैल्यू। अब देखिए मैं आपको दोनों मेथड बता रहा हूं, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, मतलब तेजी से कैसे कर सकते हो, नॉर्मल मेथड भी मैं बता दे रहा हूं। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड क्या होगा, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से पहले पे रखिए, m की वैल्यू कितना है 8, ये कितना आना चाहिए 6 इंटू 3, गलत है। दूसरा रखिए m कितना है 6 इक्वल टू 6 इंटू 4, ये भी नहीं आना चाहिए। तीसरा रखिए 12 है, ये कितना है 6 इंटू n की वैल्यू कितनी है,
यहाँ से भैया देखो mn इक्वल टू 6n आया है ना, तो 6 इंटू 2 रख दो तो ये 12 आ गया, यानी यहीं पे हमें मिल रहा है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड। थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को तेजी से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि नहीं सर हम पूरा करेंगे तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू, अभी देखो हम लोग फार्मूला लिख के आ रहे थे, R इक्विवेलेंट इक्वल टू, ठीक है, R एक्सटर्नल ले लो, R इक्विवेलेंट पे बात मत करो, R एक्सटर्नल पे कर लेते हैं। R अगर हम लोग लिख रहे हैं तो ये सीधा हम लोग लिख सकते हैं mR/n, ऐसा हम लोगों के सामने अभी फार्मूला हम लोग लिख के बैठे हैं। तो देखिए अब यहां से बच्चे हम लोग अभी वैल्यू रखे हैं कि ये कितनी वैल्यू आ गई, 3 इक्वल टू m इंटू 1/2, इधर कितना आ गया n, तो यहां से कितना आ गया 6n इक्वल टू m, यानी m इक्वल टू कितना आ गया 6n। ये पहला रिलेशन हम लोगों के सामने सीधा सीधा आ रहा है। अब हमें पता है कि m इंटू n कितना है 24। अब यहां से अगर मैं m की वैल्यू रखना चाहूं तो m की वैल्यू है 6n इंटू n इक्वल टू 24, तो यहां से आ गया 6n स्क्वायर इक्वल टू 24, यहां से n स्क्वायर इक्वल टू आ गया 24/6, यानी वैल्यू कितनी आ गई 4। तो n की वैल्यू यहां से सीधी सीधी 2 आ गई। इसके बाद ये इक्वेशन जो हम लोगों ने निकाल के रखा था m इक्वल टू 6n, यानी कितना लिखेंगे 6 इंटू 2, यानी कितना आ गया 12। तो इतनी मेहनत करने से ज्यादा अच्छा है कि हम सीधा सीधा ये फार्मूला लगा दें। तो बच्चों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज इज ऑलवेज, तो ये तो 10th का बच्चा भी कर लेगा, इक्वल टू दी सम ऑफ कंपोनेंट रेजिस्टेंस। सीरीज में R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 होता है। क्वेश्चन नंबर 77 में कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 10 पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ, 2 pieces each are joined in series and then 5 such combination are joined in parallel, the new combination will have a resistance। तो बेटा ये R रेजिस्टेंस का कॉपर वायर था, इसको मैंने 10 इक्वल पार्ट्स में जोड़ा गया, तो ईच पार्ट का रेजिस्टेंस R/10 हो जाएगा। अब ऐसे 2 पीसेस को हमने सीरीज में जोड़ दिया, यानी R/10 और R/10 इनको सीरीज में जोड़ दिया, तो ये कितना हो गया बेटा, इसका इक्विवेलेंट हो गया R/10 प्लस R/10 या R/5। और फिर ऐसे टोटल कितने बनेंगे, 10 बनेंगे, 2 को सीरीज में जोड़ दिया तो 5 बने, इन 5 को पैरेलल में जोड़ दिया, तो ये 5 रेजिस्टेंस ऐसे पैरेलल में हो जाएंगे और सबका है R/5। तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा R/5 अपॉन 5, यानी R/25 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इन द गिवन सर्किट पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट E इज, यहां का पोटेंशियल निकालना है, तुम्हें यहां का पोटेंशियल निकालना है E का, और यहां का पोटेंशियल बेटा 0 है। करंट कैसे बहेगी सर्किट में, ये सेल है, ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी, तो पहले करंट निकाल लो। 8/5/6, 5 + 1 यानी 6, तो 8/6 एम्पियर की करंट हो गई। अब इन दोनों के बीच में जो करंट है वो कितनी है, 0 - VE अपॉन रेजिस्टेंस है 1 ओम, इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/6। तो VE बराबर कितना हो जाएगा -8/6, और ये किसके बराबर है 4/3 वोल्ट के बराबर है। तो क्वेश्चन सब ठीक ठाक हैं, कोई वैसी बात नहीं है। नेक्स्ट में आइए, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस कह रहे हैं, तो यहां पर देखिए ये 4 ओम है, सॉरी ये 4 ओम है, इसमें कुछ ड्रॉप होगा, और ये 3 और 6 ओम पैरेलल में है, तो जो ड्रॉप इसके बीच में होगा वही 3 ओम के बीच होगा, तो हम इसमें ड्रॉप निकाल लेते हैं।
चलिए पहले करंट निकाल लीजिए। करंट बराबर हो जाएगा 3 अपॉन ये 4 है और 6 और 3 का होता है 2 ओम। कैसे? पैरेलल वाला तो आप करना जानते ही हैं। 1 अपॉन आर बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो करंट हो गई बेटा 1/2 एम्पियर की, 3/6। इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1/2 यानी 1 वोल्ट हो गया। तो 1 वोल्ट, इसके क्रॉस 1 वोल्ट है, पैरेलल में है तो 3 के भी एक क्रॉस 1 वोल्ट होगा और इसके क्रॉस भी 1 वोल्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, VAB दिया है 4 वोल्ट, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट दिया है। देन द रेजिस्टेंस X विल बी। तो यहाँ पर हम इसको एक बैटरी का कॉम्बिनेशन मानेंगे और EMF इसका 4 वोल्ट मान लेंगे। तो मेरे पास इस बैटरी का फॉर्मूला लगाइए, 5/1 प्लस 2/x अपॉन 5/10 है, 1/10 प्लस 1/x और बराबर ये 4 वोल्ट। अब यहाँ से x हमें निकालना है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, 4/10 प्लस 4/x बराबर 5/10 प्लस 2/x। इसको इधर ले आइए, 2/x, 5 माइनस 4/10 यानी 1/10, तो x बराबर 20 ओम इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। करने के तरीके देखिए और भी हैं, बट मैं सबसे शॉर्टकट बताता हूँ। इसमें किरचॉफ्स लॉ भी लग सकता है और भी बहुत कुछ लग सकता है, लेकिन डायरेक्ट कर लीजिए। इसको मान लीजिए एक बैटरी का कॉम्बिनेशन है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इसके अक्रॉस चूंकि ये करंट अभी नहीं दे रही है तो जो वोल्टेज है वही ईएमएफ है और हमने इक्विवेलेंट ईएमएफ वाला फॉर्मूला लगा दिया है। 5 resistances given values are connected together as shown in the figure. The current in the BD arm will be. तो ये तो इक्विवेलेंट बीट स्टोन ब्रिज है, आर 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 आर, तो ये हमारे पास इससे कोई रेजिस्टेंस नहीं जाएगी, 0 आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहला वाला चार्ज और दूसरा वाला एनर्जी। अब दो हीटर हैं, 10 मिनट और 20 मिनट में करते हैं और इनको पैरेलल में जोड़ दिया गया है, तो व्हाट वुड बी द टाइम रिक्वायर्ड टू हीट। तो इसमें मैं आपको एक फंडा बताता हूं, अगर दो हीटर के टाइमिंग दी हैं तो सीरीज और पैरेलल में इनके लिए टाइम के लिए रेजिस्टेंस की तरह चलते हैं। जैसे अगर इनको सीरीज में जोड़ा जाता तो टाइम होता T1 प्लस T2, और अगर पैरेलल में जोड़ा जाएगा तो टाइम हो जाएगा T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। अब कर लीजिए, 10 गुणे 20 बटे 10 प्लस 20 यानी आ जाएगा 200 बटे 30 यानी 20 बटे 3 मिनट। सेकेंड आंसर आ जाएगा। अब ये थोड़ा सा देख लेते हैं। In this circuit shown, a meter bridge is in balanced state. Meter bridge wire has a resistance of 0.1 ohm per centimeter. तो मीटर ब्रिज वायर का रेजिस्टेंस हो जाएगा 0.1 इंटू 100 यानी 10 ओम हो जाएगा। 10 ओम कैसे हो जाएगा? 0.1 ओम पर सेंटीमीटर है और मीटर ब्रिज वायर की लेंथ 100 सेंटीमीटर होती है। और कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस X एंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस इज। तो पहली बात तो ये X निकालना है। X में तो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज निकाल लो, X/40 बराबर ये 6 है तो 6/60, तो ये 0 से 0 काट गया, X बराबर आ जाएगा, ये 6 से 6 भी अब कट जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। 4 ओम एक ही है तो इसलिए थर्ड आंसर मिल गया। लेकिन करंट निकालनी है तो वो भी निकाल लो। क्यों? ये तो बेकार हो गया। तो ये 4 और 6
ये 10 ओम है, ये 10 है, ये तो बेकार हो गया, तो ये तो सीरीज में है और x मैंने 4 निकाला है, 4 6 10 हो गया, और इसका भी टोटल 10 आया है, और 10 और 10 का 5 हो गया, तो करंट बराबर हो जाएगी 5/5 यानी 1 की। वैसे निकालने की जरूरत नहीं थी, आंसर इसी से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ 40 centimeter where a potential difference of 10 volt is maintained between the ends of the conductor. Find out the mobility of the electrons provided that drift velocity of the electron is 5 into 10 to the power minus 6। तो म्यू बराबर होता है बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तुम्हारे पास दी गई है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसे निकाल देंगे 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और 40 सेंटीमीटर है लेंथ यानी 0.4 है, तो E आ गया V/L से, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास आंसर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 आ जाएगा। कैलकुलेट करके देख सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशन है, आ भी रहा है, 5 को 20 10 देखो आ गया है, पूरा हमने गुणा नहीं किया है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ऐसा है कि देखो ये दोनों जो हैं ये तो बेटा शॉर्ट सर्किट हैं, तो ये पॉइंट ऐसे जुड़ गया, ये पॉइंट ऐसे जुड़ गया, यानी और इसको फिर पलट दिया तो मेरे पास ये सर्किट ऐसे बन जाएगा, ये C है और ये A है जो भी लिखा हुआ, और ये भी R ऐसे जुड़ गया, फिर अब ये दोनों ऐसे जुड़ गए R, और ये दोनों भी ऐसे जुड़ गए। सेम मामला यहां भी हो जाएगा, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे, और इन दोनों को ऐसे पलट दिया, ये एक ये आ गया और एक ये आर आ गया। अब देखो भाई क्या हुआ, आर 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 आर, तो R/2 R/2 R/2, और ये भी R/2, ये भी R/2 और ये भी R/2, तो 3R/2 3R/2, और ये पैरेलल में है तो ये आ गया 3R/4, और इधर भी R आ गया, इधर भी R आ गया, ये अब 3 सीरीज में हो गए, तो इक्विवेलेंट क्या हुआ 3R/4 प्लस R प्लस R, इसको कैलकुलेट कर लो 11R/4 आ जाएगा। दो आयरन और कॉपर के वायर हैं, सेम लेंथ हैं, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, व्हाट मस्ट बी देयर रेडियाई ऑफ इफ द करंट विल बी सेम। तो अगर V सेम है और हमें करंट भी सेम चाहिए, मतलब R1 बराबर R2 चाहिए, तो R1 क्या होगा रो आयरन का इंटू लेंथ सेम है अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन πr1 स्क्वायर, और बराबर रो कॉपर, और इसकी भी लंबाई वही है πr2 स्क्वायर, तो भैया पाई पाई एल एल भी कट गया, तो R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास रो आयरन बटे रो कॉपर हो जाएगा। अब रो आयरन दिया है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, और ये 1.7 इंटू 10 पावर माइनस 7 है, वो तो कट गया, तो R1 अपॉन R2 बराबर क्या हो गया 1/10/17 हो गया। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आंसर आ जाएगा, कोई कठिन बात है नहीं इसमें। अंडर रूट आ जाएगा R1 अपॉन R2, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर बराबर रो आयरन इंटू रो कॉपर। क्या ये कुछ क्वेश्चन गलत टाइप से 37 में देखूं,
नहीं ठीक है। चलिए 38 आइए। Potential difference V is applied to a copper wire of diameter V and length L. If the potential difference is doubled, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है VD बराबर I अपॉन ANE और I की जगह लिख दीजिए V अपॉन R, R के जगह लिख दीजिए रो L अपॉन A और ANE। तो A से तो A कट गया। अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस डबल कर देंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डबल हो जाएगी। What is the current intensity in the separate arms of the Wheatstone bridge shown in figure? यानी मुझे I1 निकालना है, I2 निकालना है। When it is balanced, ये बैलेंस्ड है मतलब इससे करंट नहीं जा रही है, इससे करंट नहीं जा रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दी है 2 वोल्ट, नाम थोड़ा बदला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ जनरेटर, तो ये 2 वोल्ट ईएमएफ हो गया। R1 दिया है 30, R2 दिया है 45, R3 दिया है 200, R4 नहीं दिया है। और जब R4 नहीं दिया है तो निकाल लो, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, तो ये 30 है, ये 45 है, तो 30 बटे 45 बराबर 200 बटे R4 कर लो। तो ये काट दो 2 से, ये 2 आ गया और 15 दूनी 30 और 15 तियाँ 45, तो ये मेरे पास आ गया 2, ये 100 हो गया। तो R4 की वैल्यू 300 आ जाएगी। अब अगर तुम्हें करंट I1 निकालनी है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस तो नेग्लिजिबल है ही है, तो 2 अपॉन 30 प्लस 45, 30 प्लस 45 75 निकाल दो और I2 निकाल दो। I1 हो जाएगा 2 बटे 500 आ जाएगा। ये थोड़ा ज़्यादा सरल है, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 4/1000 यानी 4 मिली एम्पियर आ रहा है। तो 4 मिली एम्पियर I2 बराबर 4 मिली एम्पियर आ रहा है। तो दोनों तो 4 मिली एम्पियर आएंगे नहीं, ये तो आ नहीं रहा है, तो ये वाला I1 बराबर I2 बराबर 4 मिली एम्पियर, तो ये तो आ नहीं रहा है। ये I3 और I4 4 मिली एम्पियर है, तो I3 बराबर I4 ये 4 मिली एम्पियर है। और I1 बराबर I2 निकालोगे तो 2 बटे 75 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। चलिए, द सर्किट शोन इन द फिगर VA माइनस VB, तो यहां से चलिए किरचॉफ्स लॉ लगाइए, ऐसे आइए। VB ड्रॉप हुआ -4, गेन हुआ +6, गेन हुआ +2 बराबर VA। तो VB माइनस VA बराबर हो जाएगा -4 वोल्ट। देखने में थोड़ा कठिन लग रहा था लेकिन क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। चलिए यहां पर चलिए, फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर द पोटेंशियल डिफरेंस VC माइनस VD। चलिए चलते हैं। VC यहां पे 1 एम्पियर की करंट है, तो ये बेटा क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा, -1 इंटू 1 हो गया। फिर ये 1 का गेन हुआ, 1 का ड्रॉप हुआ, तो इसको छोड़ दिया। अब यहां आए तो करंट अब 2 एम्पियर की हो गई है, तो -2 हो गया, 1 का ड्रॉप हुआ, 1 का ज्ञान हुआ, छोड़ दीजिए। अब यहां पे आइए तो फिर 1 एम्पियर की आई, 2 इधर थी, ये 3 हो गया, तो -3 का ड्रॉप हुआ बराबर VD। तो VC माइनस VD बराबर हो गया 6 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट में आइए। When 0.4 volt potential is applied to the ends of a mercury column by a thin glass tube X, एक ग्लास ट्यूब है X और इसमें मरकरी कॉलम है
कुछ मरकरी भरा हुआ है, मान लीजिए ये वाली लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका A है, और जब इसमें से हमने 0.4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो 5 एम्पियर की करंट हुई। तो 5 एम्पियर बराबर 0.4 वोल्ट रो L बाई A मैंने कर दिया। ये मरकरी कॉलम का रेजिस्टेंस हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे लगाया गया है। सेम मरकरी इज poured in a glass tube Y which has diameter 1/3 of the tube is X। तो ये दूसरा Y है और इसका डायमीटर 1/3 है, यानी रेडियस 1/3 है। तो यानी इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये A/9 हो जाएगा, और बेटा इसकी जो लेंथ है वो 9L हो जाएगी। ये याद रखना, मरकरी का वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। अब दूसरे ट्यूब में अगर हमने लगा दिया तो क्या हो गया, रेजिस्टेंस 9 टाइम्स हो गया, लेंथ 9 टाइम्स हो गई और एरिया 1/9 हो गया, यानी इसका जो रेजिस्टेंस है वो 81 टाइम्स R1 हो गया। और करंट की वैल्यू अगर निकालनी है तो I बराबर 0.4 अपॉन ये 81 इंटू रो L बाई A हो जाएगा। तो हमारे पास शायद करंट तो पूछी नहीं है, करंट पूछी है, तो करंट 5/81 होगी, तो ये तो गलत है, सेम तो नहीं हो सकती, और ये 1/9 नहीं है, 1/81 वाला आंसर इसका सही है। तो मिला के देख लिया जाएगा, और ये क्वेश्चन कठिन नहीं था। अब कह रहे हैं फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर 5 ओम द करंट फाइव ओम में करंट जो है 1 एम्पियर की है, 5 ओम की करंट ओम में करंट 2 एम्पियर की है। तो 5 ओम है कहाँ, 5 ओम ये है। अब इसमें पहले करंट निकालते हैं। चलिए पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं। 4 3 7 3 10 ये हो गया। जब ये 10 ये हो गया तो 10 और 10 पैरेलल में है, ये 5 हो गया। 5 3 8 2 10 ये हो गया, तो ये 5 हो गया। तो 5 5 10 4 14। तो करंट कितनी हो जाएगी मेरे पास, करंट I बराबर हो जाएगी 28/14, यानी 2 एम्पियर की करंट हो जाएगी। तो ये सेकंड वाला सही हो जाएगा। अब जब सेकंड वाला सही है तो बाकी कोई सही नहीं होगा। एक आंसर हमें मिल चुका है। आप चाहिए तो VA माइनस VB निकाल के देख सकते हैं। VA माइनस B सोल्यूशन में निकाला भी है, वो 7 वोल्ट आ रहा है। कैसे निकालेंगे, A ये है, B ये है। ये करंट 2 एम्पियर की आएगी, तो इधर बढ़ जाएगी 1 और इधर बढ़ जाएगी 1, और फिर इधर आ जाएगी 0.5 और इधर जाएगी 0.5। अब यहाँ से यहाँ तक किरचॉफ्स लॉ लगा दीजिए, 7 वोल्ट आएगा। 44 देखिए, ये तो फार्मूला है हाफ डिफ्लेक्शन मेथड का, इसको याद कर लीजिए, प्रूफ देख लीजिए। और 45 में स्टेडी करंट हमारे पास फ्लो कर रही है थ्रू ए लॉन्ग कंडक्टिंग वायर हुज क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरीज अलोंग द लेंथ। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब लेंथ के अराउंड वेरी कर रहा है, तो ऐसे केस में करंट सेम रहती है। और ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है, VD इज इक्वल टू I/ANE। तो करंट तो सेम रहेगी चार्ज कंजर्वेशन से, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, थर्ड वाला होगा। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है। तो बाद वाले क्वेश्चन थोड़े आपको नए लगे होंगे, बस सॉल्यूशन के बाद आपको लगा होगा कि ये थे इजी। तो थैंक यू बच्चों, RBTS देते रहिए और कल IPL का टेस्ट जरूर